दोस्तों आज का टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसको सावधानी से समझने की जरूरत है। इसको सिंपल करने के लिए हमने आसान किया है कि केवल प्रोकैरियोट्स में इसको इस समय कंसीडर करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। DNA contains all the informations। DNA का इंफॉर्मेशन कोडेड होता है RNA में, mRNA में। DNA का इंफॉर्मेशन गेट्स कोडेड इनटू mRNA और इसी इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है, डिकोडेड इनटू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, और ये सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स एंड दीज पॉलीपेप्टाइड्स टुगेदर फॉर्म स्पेशल प्रोटीन्स। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं और एमआरएनए से प्रोटीन्स के बनने के प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन। तो हमारा टॉपिक आज का है ट्रांसलेशन, दैट इज डिकोडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कोडेड इन एमआरएनए ऑफ डीएनए। डीएनए का जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कोडेड है उसको डिकोड करने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अब यहां पे स्पेसिफिक है, देखने लायक बात है कि हेयर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स 20 एमिनो एसिड्स हम लोग कंसीडर करते हैं। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, जो मेजर एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व है, इनके डिफरेंट सीक्वेंस में एलिमेंट होने से डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। तो जिस तरह का सीक्वेंस यहां पे कोडॉन्स का है, कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन्स का जो सीक्वेंस है उसी वही सीक्वेंस गाइड करता है एमिनो एसिड के सीक्वेंस को। कोडॉन्स के बारे में भी आपको पता है, ट्रिपलेट्स है, UAG, UAC, UCU एंड सो ऑन। तीन नाइट्रोजनस बेसेस का जो सीक्वेंस है कोडॉन्स कहलाता है और ये कोडॉन्स एक स्पेसिफिक पैटर्न से अरेंज है। दैट पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय डीएनए एंड दिस पैटर्न ऑफ कोडॉन्स डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स और इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है कि ट्रांसलेशन का जनरल प्रोसेस होता कैसे है, हाउ ट्रांसलेशन अकर्स इन सेल। तो ट्रांसलेशन होने के लिए सबसे जरूरी है कि एक साइट होना चाहिए कहां पे ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा कहां पे या प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होता है, तो आपको छोटी क्लास से ही पढ़ते रहे हैं, लोअर क्लास से या पढ़ते रहे हैं कि द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स में भी हमें देखना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो इसके दो सब यूनिट्स हैं, स्मॉलर 30S सब यूनिट और लार्जर 50S सब यूनिट्स। इन सब यूनिट्स में स्पेशल RNA है, राइबोसोमल RNA, 5S rRNA एंड 23S rRNA। 30S में हमारे पास है 16S rRNA और डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स है। यहाँ पे लगभग 50 टाइप्स के प्रोटीन्स हैं और यहाँ लगभग 30 टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। अब ये दो राइबोसोमल सबयूनिट्स हमारे सामने हो गए। प्रोकैरियोट्स में कई बार क्या होता है कि एक mRNA पर सो मेनी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉली राइबोसोम्स, जहां पे जब ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है
तो पॉलीराइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। राइबोसोम्स हो गए। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए का होना जरूरी है, राइबोसोम भी चाहिए, एमआरएनए भी चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट हमारे सामने है एमिनो एसिड्स होना चाहिए, और 20 टाइप्स के एमिनो एसिड का पूल हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है। तो 3 रिक्वायरमेंट हो गए, 1 2 3। इसके अलावे आपको चाहिए, इसके अलावे हमारे रिक्वायरमेंट में आ रहा है सर्टेन एंजाइम्स चाहिए, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। दूसरा हमें चाहिए सर्टेन जीटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी भी चाहिए, हमें मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत पड़ती है। एक एंजाइम और है, लार्जर सबयूनिट पर पाया जाता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसलोकेज, और कुछ फैक्टर्स है प्रोटीन के बने हुए, प्रोटीनेसियस फैक्टर्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब हम लोग रिक्वायरमेंट को एक जगह करते हैं, क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो रॉ मटेरियल में हमारे सामने हो गया एक, हमारे सामने रिक्वायरमेंट्स हो गए एमिनो एसिड्स, राइबोसोम्स, एमिनो एसिड्स, राइबोसोम्स, एमआरएनए, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, जीटीपी, एटीपी, मैग्नीशियम आयन, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसलोकेज एंड सम प्रोटीनेसियस फैक्टर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा एमआरएनए के स्ट्रक्चर को भी यहां पे समझ ले। एमआरएनए है, एमआरएनए का ये 5 डेज मोइटी है, यह 3 डेज है, 3 डेज मोइटी है। यह हिस्सा जिसका ट्रांसलेशन होना है और इसके 5 डेज अप स्ट्रीम, 3 डेज डाउन स्ट्रीम। 5 डेज को हम लोग अप स्ट्रीम, इस साइड वाले को अप स्ट्रीम करते हैं, इस साइड वाले को डाउन स्ट्रीम करते हैं। अप स्ट्रीम पे इनिशिएशन कोडॉन होगा, डाउन स्ट्रीम की तरफ टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन होगा। ध्यान देना, अप स्ट्रीम की तरफ इनिशिएशन कोडॉन होता है, डाउन स्ट्रीम की तरफ टर्मिनेशन कोडॉन होता है। टर्मिनेशन कोडॉन 3 है हमारे सामने, यू ए जी। स्टॉप करो। टर्मिनेशन कोडॉन हमारे पास है यू ए जी एंड यू जी ए। 3 टर्मिनेशन, तीनों में से कोई भी हो सकता है टर्मिनेशन कोडॉन में, तीनों नहीं होंगे एक साथ, 3 में से कोई एक हो सकता है। इनिशिएशन कोडॉन के पहले का जो रीजन होता है इसको हम लोग यूटीआर कहते हैं। उसी तरह इधर भी कुछ रीजन होते हैं जिसको हम लोग यूटीआर, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन, दोनों साइड में। अप स्ट्रीम भी यूटीआर होता है, डाउन स्ट्रीम भी यूटीआर होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं। अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, ट्रांसलेशन इनका नहीं होता है, लेकिन ये ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला इवेंट, अब इवेंट्स को हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला इवेंट क्या हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है अमीनो एसिड। एमिनो एसिड को हम लोग लेते हैं और एमिनो एसिड से एक्टिवेटेड होगा। एमिनो एसिड एटीपी से जुड़ेगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स प्लस। अब एटीपी टूटता है तो 2 फॉस्फेट बाहर निकलते हैं, पायरोफॉस्फेट बाहर निकल गए। यहां पे एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा एमिनो एसाइल सिंथेटेज, एमिनो एसाइल सिंथेटेज।
तो ये एमिनो एसिड चार्ज एमिनो एसिड हो गया। तो एमिनो साइड सिंथेटेज को यहां से हटा दें, जगह हो जाएगा। एमिनो एसिड्स एक एटीपी के कॉस्ट पे चार्ज होके बना रहा है एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसाइड एएमपी कॉम्प्लेक्स, और यहां पे एंजाइम जो इन्वॉल्व हुआ वो एमिनो एसाइड सिंथेटेज। अब ये जुड़ेगा या एमिनो एसिड एक्टिवेटेड एमिनो एसिड जुड़ेगा टीआरएनए से। ये 5S है, ये 3S है। टीआरएनए, इसके भी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टी साई सी लूप है, एंटी कोडॉन लूप है, ये वेरिएबल लूप है, और ये है DHU लूप। यह रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा। यह रीड करता है कोडोन्स को, कोडोन्स कहां पे है, एमआरएनए पे है, रीड करता है, और ये एमिनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम से बाइंड होता है। ये 5S मॉइटी, 3S मॉइटी, CCA लास्ट OH ग्रुप होता है यहां पे, और यहीं पे जुड़ेगा ये एमिनो एसिड। अब इसको जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये कहलाएगा चार्ज टीआरएनए, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड चार्ज टीआरएनए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर से देखिए, एमिनो एसिड एक्टिवेटेड हुआ एटीपी से, एमिनो एसाइड एएमपी कॉम्प्लेक्स बना, पाइरोफॉस्फेट्स बाहर निकल गए, फिर यह कॉम्प्लेक्स अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ा। अब कॉग्नेट टीआरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि हमारा एमिनो एसिड यहां पे जो है, यह एमिनो एसिड मेथियोनीन है, मेथियोनीन। प्रोकैरियोट्स के केस में ये फॉर्माइलेटेड होता है, तो हम लोग एफ मेथियोनिन या फॉर्माइल मेथियोनिन कह सकते हैं। इस एमिनो एसिड का कोडॉन स्पेसिफिक है, वह कोडॉन है AUG, इनिशिएशन कोडॉन AUG। कुछ केसेज में ये GUG भी होता है, लेकिन बड़ा कॉमन है AUG। AUG कोड है। अब इस कोड का एंटी कोडॉन क्या होगा, इस कोडॉन का एंटी कोडॉन होगा 5S की तरफ से रीड कर रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा UAC, एंटी कोडॉन फॉर कोडॉन AUG। AUG कोडॉन का एंटी कोडॉन UAC हो गया। तो UAC बियरिंग टीआरएनए स्पेसिफिक है AUG वाले कोडॉन के लिए। अब हमारे पास 20 तरह के एमिनो एसिड्स हैं, और जेनेटिक कोडोन्स जो है हमारे पास 61 टाइप्स के हैं एमिनो एसिड्स के लिए। एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स पॉसिबल है, जैसा कि आपने जेनेटिक कोड में पढ़ा था। तो इस तरह कॉग्नेट 20 तरह के टीआरएनए, एक्टिवेटेड टीआरएनए, एमिनोसाइलेटेड टीआरएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद है, और ये क्रमशः अब आएंगे। कैसे आएंगे, अब इसको देखते हैं हम लोग। तो रॉ मटेरियल हमारे सारे तैयार हो गए, सारे रॉ मटेरियल हमारे तैयार हो गए। हमारे पास 20 तरह के, इस तरह के 20 टाइप के टीआरएनए भी तैयार है, जो एमिनो एसिड से जुड़े हुए हैं। अब पूरे प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। मिटा दो इसे। तो 3 स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन।
इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए एंड अदर्स ये जुड़ेंगे राइबोसोम से। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें टीआरएनए, राइबोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं और एमआरएनए से प्लस एमआरएनए, ये सब आपस में जुड़ेंगे। यहां पे कुछ फैक्टर्स जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था, इनिशिएशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, आईएफ इनिशिएशन फैक्टर्स। अब प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2, IF3। अब तीनों का फंक्शन हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30th सब यूनिट बाइंड करता है एमआरएनए से। पहला इवेंट 30th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स विद एमआरएनए। अब ये बाइंडिंग भी स्पेसिफिक है। इस बाइंडिंग में देखते हैं एमआरएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इनिशिएशन कोडॉन के पहले अनट्रांसलेटेड रीजन थे, उस अनट्रांसलेटेड रीजन में लगभग 10 बेस अप स्ट्रीम पीछे, पहले 5s की तरफ 10 बेस अप स्ट्रीम 8 बेस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। 8 बेस का बना हुआ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं SD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस फुल फॉर्म साइनो डल बर्गो सीक्वेंस। साइनो डलबर्गो सीक्वेंस, यह स्पेसिफिक सीक्वेंस 30s सब यूनिट के 60s राइबोसोम जिसकी चर्चा हमने किया था, 60s आरएनए पे इसका कंप्लीमेंट्री एंटी एसडी सीक्वेंस होता है। तो एसडी सीक्वेंस एंटी एसडी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है। ठीक है, इस बाइंडिंग को के बाद बना लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। इनिशिएशन को देख रहे हैं तो पहले इनिशिएशन कर ले पूरा। एक रिएक्शन लेते हैं 30s राइबोसोमल सब यूनिट प्लस mRNA, फिर बन गया 30s प्लस mRNA कॉम्प्लेक्स, प्लस हटा दे कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स पे यहां पे है हमारे पास पी साइट पेप्टिडाइल साइट। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इनिशिएशन कोडॉन ऑलवेज कम्स ओवर पी साइट। तो अगला स्टेप क्या होगा कि यहां पे आके टीआरएनए जुड़ेगा, कॉमन टीआरएनए जिसपे एफ मेट फॉर्माइल मेथियोनिन एमिनो एसिड जुड़ा। तो अगले स्टेप में 30s सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा एफ मेट टीआरएनए और इसमें हेल्प करेंगे इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 और मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत पड़ेगी। और हमारा बन गया ये कॉम्प्लेक्स 30s mRNA टीआरएनए कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब इसके बाद लार्जर सब यूनिट भी आके ऐड हो जाएगा। लार्जर सब यूनिट भी पार्टिसिपेट करता है पी साइट बनाने में। यहां पे ए साइट होता है लार्जर सब यूनिट का, जहां पे इसके कोडॉन के हिसाब से अब नया टीआरएनए आएगा। ये पी साइट हो गया, ये ए साइट हो गया, एक एग्जिट साइट भी होता है। यहाँ पे 3 साइट्स होते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, पी साइट, पेप्टिडाइल साइट, ए साइट एमिनो एसिड साइट और ई साइट एग्जिट साइट।
अब यहां से हमारा ट्रांसलेशन का अगला स्टेप बिगिन करेगा, एलोंगेशन बिगिन करेगा। इनिशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप हमारा एलोंगेशन है। एलोंगेशन को देखेंगे, इसे मिटा दिया जाए। एक और क्लियर कर दूं मिटाने से पहले, 30th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से क्या जुड़ा? mRNA पहले जुड़ा। mRNA के जुड़ने के बाद tRNA ऐड हुआ। tRNA में पहला इनिशिएशन tRNA ऐड हुआ, जिसके ऊपर एमिनो एसिड फॉर्माइल मेथियोनिन होगा और यह पी साइट पे आके अटैच हो जाएगा पेप्टिडाइल साइट पे। अटैचमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कोडॉन्स एंटी कोडॉन्स की कंप्लीमेंटारिटी कंट्रोल कर रही है। पी साइट के बाद ए साइट है, यहाँ पे नेक्स्ट कोडॉन को आना है। नेक्स्ट कोडॉन है और नेक्स्ट कोडॉन के हिसाब से नया टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए आएगा, जो सीक्वेंस टी कोडॉन का होगा। यहाँ पे एमआरएनए कोडॉन का होगा, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए यहाँ पे आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा तैयार हो गया। अब इसे मैं मिटाऊं। एक पॉइंट रह गया था कि इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है। 2 का 2 हमारे सामने आ गया। ये जोड़ रहा है, ये डिसोसिएट कराएगा। ये जोड़ रहा है, जोड़ने में हेल्प कर रहा है, और ये एमआरएनए को राइबोसोमल सबयूनिट से बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। ये लार्जर सबयूनिट को बाइंड करने में ये हेल्प कर रहा है। टीआरएनए को बाइंड करने में पी साइड से ये हेल्प कर रहा है राइबोसोम्स के बाइंड करने में। तो ये साहब क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करते हैं कि ए साइड पे कोई इनिशिएशन कोडॉन या कोई दूसरा कोडॉन, गलत कोडॉन ना आए साइड पे, उसको कंट्रोल करते हैं। अब अगला स्टेप है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन आसान है। इलोंगेशन में क्या होता है? अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया। 5' साइड था हमारा, 8' साइड था हमारा। यहाँ पे कोडॉन 1 था, कोडॉन 2 है, कोडॉन 3 आएगा, कोडॉन 4 आएगा, कोडॉन 5 एंड सो। यहाँ पे आएगा हमारा स्टॉप कोडॉन। हमारे राइबोसोम्स यहाँ थे। ये हमारा इनिशिएशन कोडॉन, एफमेट, इनिशिएशन टीआरएनए, एफमेट यहाँ पे था। अब इस कोडॉन के कंप्लीमेंट्री टीआरएनए आ जाएगा, जुड़ गया एमिनो एसिड 2 को कैरी करते हुए। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों काफी करीब है, ये दोनों एमिनो एसिड्स काफी करीब है, तो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ड्यू टू एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है और ये इस इवेंट को इनिशिएट करता है। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये टीआरएनए, पहला टीआरएनए इनिशिएशन टीआरएनए एग्जिट साइट में जाएगा और एग्जिट साइट से ये बाहर निकल गया, फ्री होकर फिर से नए मेथियोनिन से बाइंड करेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यह कॉम्प्लेक्स राइबोसोम शिफ्ट होगा फॉर 1 कोडॉन। अब देखिए स्ट्रक्चर, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पी साइट, ये है ए साइट, ये पहला कोडॉन, कोडॉन 1, 2 वाला, ये 2 आ गया 1 पे। इसके पास है एमिनो एसिड 2, ये जुड़ गया एमिनो एसिड 1 से पेप्टाइड बॉन्ड, पहला वाला बाहर निकल गया। अब नया आया एमिनो एसिड 3, नया आ गया। फिर सेम प्रोसेस होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फिर से बनेगा और पेप्टाइड बॉन्ड फिर से बना और ये शिफ्टिंग फिर से होगी। अब इस शिफ्टिंग को कौन मीडिएट कर रहा है? तो यहां पे एक एंजाइम और है, ट्रांसलोकेज एंजाइम।
ट्रांसलोकेज हेल्प कर रहा है शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम्स ओवर mRNA इन डायरेक्शन 5 days to 3 days, और ऐसे ये आ रहे हैं। यहां पे एक बात और जोड़ दिया जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को राइबोसोम में मौजूद 23S RNA भी हेल्प करता है। 23S RNA एंजाइम की तरह काम करता है और ये भी हेल्प करता है। सर्टेन फैक्टर्स यहां भी है, इलोंगेशन फैक्टर्स TU इलोंगेशन फैक्टर, TS इलोंगेशन फैक्टर, G। 3 तरह के इलोंगेशन फैक्टर्स यहां भी ऑपरेटिव है। गर्मी बहुत है। अब TU क्या करता है? TU करता है सिंपल सा काम कि tRNA है, tRNA को GTP से जोड़ेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ये कॉम्प्लेक्स ए साइड पे आएगा। ए साइड पे आके इसको कॉम्प्लेक्स से जीडीपी रिलीज हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में EFTU जीटीपी कॉम्प्लेक्स बना, EFTU जीटीपी कॉम्प्लेक्स बना, और ये EFTU जीटीपी कॉम्प्लेक्स tRNA को नेट tRNA को ए साइड पे लाता है, ए साइड पे लाएगा। ये क्या करेंगे, इलोंगेशन फैक्टर TS, और TS यहां से EFTU को रिलीज कराता है। जब ये साइड पे आ गया तो EFTU को रिलीज करा देगा, डिसोसिएट करेगा, जीटीपी वाला करेगा। और EFG इलोंगेशन फैक्टर G हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। फिर से देखिए, EFTU जीटीपी के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, EFTU जीटीपी कॉम्प्लेक्स, यह नेट tRNA को ए साइड पे अटैच कराता है, और EFTS के द्वारा EFTU सेपरेट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। EFG ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। अब ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा? जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आता, स्टॉप कोडॉन नहीं आता है। स्टॉप कोडॉन आने के बाद अब आगे देखिए क्या होता है। तीसरा इवेंट हमारा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ व्हाट? टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगला स्टॉप कोडॉन जो हमारा आएगा, प्रोसेस चल रहा है और पॉलीपेप्टाइड एलोंगेट हो रहा है, पी साइड, ए साइड। अब ए साइड पे, पी साइड पे लास्ट एमिनो एसिड बना हुआ है हमारा AN, A3, AA2, AA1। पॉलीपेप्टाइड हमारा एक्सटेंड हो रहा है 5 days, 3 days। अब यहां पे आ गया स्टॉप कोडॉन, सपोज UAA आ गया। अब इसके लिए कोई भी tRNA, कॉम्प्लेक्स tRNA नहीं है साइटोप्लाज्म में। तब क्या होगा? तब टर्मिनेशन फैक्टर, रिलीज फैक्टर भी कहते हैं हम लोग, रिलीज फैक्टर ऑपरेटिव हो जाएगा। रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करता है UAA को, रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज करता है, 3 रिलीज फैक्टर्स हैं। रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज करता है UAG को। रिलीज फैक्टर 3 की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ही टर्मिनेशन कोडॉन हमें प्रोकैरियोट्स में ज्यादा कॉमन है। रिलीज फैक्टर, अगर ये टर्मिनेशन कोडॉन आ रहा है तो रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करेगा। जब ये रिकॉग्नाइज करेगा, जब ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है नया tRNA, तब क्या होगा कि ये रिलीज एग्जिट साइड पे आके रिलीज हो जाएंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इस रिलीज फैक्टर के द्वारा रिलीज हो गए, रिलीज। और RF3 रिलीज फैक्टर 3 इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देगा। लार्जेस्ट सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और mRNA अलग अलग हो गया। अब नए सिंथेसिस के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ और हमारे पास साइटोप्लाज्म में वो
पेप्टाइड्स अवेलेबल हो गए। ये पॉलीपेप्टाइड्स अपना फंक्शन करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।